एक बार कड़क सुपर। क्या फोटो है यार। ये क्या हो गया? एक आदमी जो अपनी जिंदगी के हंसी खुशी पल अपने फोन में रिकॉर्ड करना चाहता था, किसी ने उस पर अचानक हमला कर दिया। उसका कसूर क्या था? उसका कोई कसूर था भी या नहीं? और वो कौन से लम्हे थे जिसे वो अपने फोन में रिकॉर्ड करना चाहता था, जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी बिताना चाहता था? आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ? किसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी? वो कौन सा इंसान था जिसने उसके सारे सपने तोड़ दिए? आखिर उसके पीछे कोई खास वजह थी या फिर ऐसे ही कोई हल्की फुल्की वजह? नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की हमारी इस नई कहानी दोस्ती, प्यार और धोखा में स्वागत करता हूं। ये मरने वाले का नाम क्या है? जी शकील शेख, इसी नाम से इसने होटल में कमरा बुक किया है। शकील ने यहाँ पर कमरा क्यों बुक किया था? क्या वो कहीं बाहर का था या इसी शहर का? जी रहने वाला तो इसी शहर का है, लेकिन किसी बिजनेस मीटिंग की वजह से इसने होटल में कमरा बुक किया है। तो मीटिंग हुई? जी नहीं, कोई इससे मिलने आया ही नहीं। तो फिर इसका मर्डर कैसे हुआ? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ना तो इसके जेब में मोबाइल है, ना पर्स है, और इसके गले के निशान को देखकर ऐसा लगता है कि हत्यारे ने इसको मारकर बहुत बुरी तरह से इसके चैन खींचे होंगे, और चैन भी कुछ मोटी रही होगी, तभी इसके गले पे निशान है। वैसे आपने इसके रिश्तेदारों को फोन कर दिया था? जी फोन कर दिया है, बस वो आते ही होंगे। शकील! ये क्या हो गया आपको? या अल्लाह, मैं क्या करूं अब? अनवर संभालिए भाभी जान अपने आप को। देखिए संभालिए अपने आप को। वैसे मरने वाले से आपका क्या संबंध था? सर, ये मेरे बड़े भाईजान थे। कमल। यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। याद करके बताइए, क्या आपके पति या आपके भाई ने यहाँ पर बिजनेस मीटिंग के लिए रूम बुक किया था? इसके बारे में आपको कुछ पता था? जी नहीं सर। और आपको? जी नहीं सर। कमाल है, आपके पति और आपके भाई ने बिजनेस मीटिंग के लिए रूम बुक किया और आपको पता ही नहीं। खैर, आप उनका नंबर दीजिए, हम मोबाइल नंबर से पता कर लेंगे कि उन्होंने उस बिजनेस मीटिंग के लिए उससे बात किया था कि नहीं, और हमें ट्रैक करके मालूम चल जाएगा। नंबर बताइए। 87960088। जय हिंद सर। सर यह है शकील के कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर शकील की लास्ट लोकेशन वही होटल बता रही है। और दूसरी बात, जो मिस्टर शकील के पास जो लास्ट कॉल और लास्ट से पहले भी जितनी भी कॉलें आई थी, वो सब शकील के नंबर ही थे। तो क्या शकील खुद को फोन करके मीटिंग के बहाने बाहर जाता था सर? नहीं नहीं, वो तो अच्छा खासा कमाता था, उसे बहाने की क्या जरूरत थी? हो सकता है सर कि अपनी बीवी के नेचर की वजह से वो झूठ बोलता हो, क्योंकि कोई भी पति अपनी बीवी को सारी सच्चाई नहीं बताता है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन की वजह से हो सकता है उसको झूठ बोलने की आदत लग गई हो। मुझे मिस्टर शकील की पत्नी ऐसी नहीं लगती हैं।
जो कि अपने पति को क्रॉस क्वेश्चन करके परेशान करती है। तो सर फिर झूठ बोलने का कारण क्या हो सकता है? पता नहीं, ये तो उनकी पत्नी ही बता सकती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं कैसे बता सकती हूँ? वैसे मुझे नहीं लगता उन्हें कोई बहाना करने की जरूरत थी। लेकिन उन्होंने बहाना किया, ये आप दोनों ने देखा। उनकी डेड बॉडी हमें रिजॉर्ट के उस कमरे में मिली जिस कमरे को उन्होंने अपने नाम से बुक किया था बिजनेस मीटिंग के लिए। एक बात बताइए, कहीं आपके पति साइको पेशेंट तो नहीं थे? नहीं सर, उनकी तो सेहत बहुत अच्छी थी, वो बिल्कुल फिट थे। तो फिर उन्होंने अपने ही नंबर से दूसरे नंबर पर फोन क्यों किया, मीटिंग अरेंज क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पति भी उन्हीं लोगों में से हैं जो खुद से बातें करते हैं और खुद ही डिसीजन लेते हैं? जी नहीं, ऐसा तो भाईजान को कुछ करते या उनके बारे में ऐसा कुछ सुना नहीं। हाँ सर, मैं भी ये पहली बार सुन रही हूँ आपके मुंह से। ये देखिए, ये रहे उनके कॉल डिटेल्स। पिछले कुछ दिनों से आपके पति ने एक ही नंबर से कई बार फोन किया है। ये उसकी आउटगोइंग और इनकमिंग में वही नंबर बता रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बात मान भी ली जाए कि भाईजान खुद को फोन करके खुद से ही मीटिंग अरेंज करते थे, पर क्या वो खुद की हत्या भी कर सकते हैं? तुम्हारी बात सही है, खून तो किसी और ने किया है, मगर कैसे, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। सर, ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मिस्टर शकील की मौत उनके सर पे रॉड के भारी मार से हुई है। लेकिन इतने बड़े रिजॉर्ट में ये रॉड आ कहां से सकती है? और दूसरी बात कि मारने वाले ने रॉड इतनी बार मारी है जैसे वो उससे बहुत नफरत करता था। कौन हो सकता है ये अपराधी जो उससे इतनी नफरत करता है? मुझे क्या पता सर, मैं किस पर अपना शक जाहिर करूं? कोई तो ऐसा होगा जिस पर आपको शक हो। मेरी नजर में तो एक ही आदमी है। कौन? हमारे पड़ोसी मिस्टर शर्मा। मेरे शौहर और शर्मा जी के बीच मांसाहारी और शाकाहारी की बात को लेकर कई बार झगड़े हो चुके थे। हमारे यहाँ मटन पकता था, यही बात शर्मा जी को पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर झगड़ा होता था और ये बात इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन शर्मा जी हमारे घर आ गए थे। शकील! ओ शकील! शकील! क्या हुआ शर्मा जी, क्यों चिल्ला रहे हो फालतू में? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा हूँ? शकील, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? हमने तुमको कितनी बार बताया है कि हम लोग शुद्ध शाकाहारी लोग हैं और जो तुम अपने घर में मांस मछली बनाते हो ना, उससे हमें और हमारे घर वालों को तकलीफ होती है, परेशानी होती है हमें। अच्छा, तो मतलब अब आपके डर से हमें ये सब खाना पीना बंद करना पड़ेगा? तुम बंद नहीं करोगे? अरे भाई, तुम क्यों बंद करने लगे? लेकिन भाई इतना तो कर सकते हो ना कि ये मांस मछली घर से बाहर बना सकते हो, किसी यार दोस्त के यहाँ से बनवा के मंगवा सकते हो, होटल से भी तो मंगवा सकते हो ना। लेकिन नहीं, आप तो यहीं बनाओगे और पूरे मोहल्ले को भ्रष्ट करोगे बस। शर्मा जी एक बात कहें, आप भी जो शाकाहारी बनाते हो घर में ना, साग सब्जी जो भी है, हमें वो भी पसंद नहीं है। तो क्या करोगे, क्या हमारे डर से खाना पीना बंद कर दोगे? अरे भाई, हम अपने घर में ऐसा क्या पकाते हैं कि जिससे तुम्हारा दिन भ्रष्ट हो रहा है? देखो शकील मियाँ, अगर तुम्हें सब मांस मछली यहाँ बनानी है ना, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। चले जाओ यहाँ से। शर्मा जी नहीं जाऊंगा मैं। जाना है ना, आप चले जाओ। चलो निकलो। मैं क्यों जाऊँ? मैं तो तुमसे पहले रहने आया हूँ यहाँ पे, तुम आयो बाद में इस पूरे वातावरण को अशुद्ध करने के लिए। जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। शर्मा जी जाऊंगा नहीं मैं। जाना है तो आप जाओ यहाँ से, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, समझे? जाओ। अच्छा, अब तुम अपने घर में मांस मछली पका के दिखाना। तुम्हें उबाल करके अगर खा जाओगे, खा जाना। जाओ आप, चलो। खा नहीं जाऊंगा, देख लूंगा तुम्हें। जानते नहीं हो तुम मुझे। मिस्टर शर्मा, क्या आपको पता है कि आपके पड़ोसी मिस्टर शकील की हत्या हो गई है?
इंस्पेक्टर साहब, इतने जानवर खाता था वो, आखिर पाप तो लगना ही था। लेकिन इस पाप का जिम्मेदार तो उनकी पत्नी आपको ठहरा रही है। क्या? मुझे? हाँ, उनका मानना है कि आपने मिस्टर शकील को जान से मार देने की धमकी दी थी और आप उस धमकी में कामयाब भी हो गए थे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आस पड़ोस में रहने वालों के साथ अक्सर छोटे मोटे झगड़े हो जाया करते हैं, ये आम बात है। इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे की हत्या करते फिरे हम लोग। तो फिर इसकी हत्या किया किसने? हो सकता है इंस्पेक्टर साहब, उसकी बीवी और उसके भाई अनवर ने की होगी। बीबी और भाई ने? जी हाँ, क्योंकि मेरे से ज्यादा झगड़े उसकी बीवी के साथ होते थे साहब। आप उसी से जाके पूछिए ना। बीवी से झगड़े? लेकिन क्यों? अब क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, ये दुनिया बड़ी पापी है। लोग दबी जबान में बोलते थे कि शकील की बीवी के और शकील का भाई अनवर के नाजायज संबंध है, और इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़े होते थे साहब। क्या बताऊं, सुबह सुबह बालकनी में उन दोनों को मैंने झगड़ते हुए देखा, इसी टॉपिक को लेके। शबनम, ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या? ये कि तुम्हारा और अनवर के बीच में कुछ चल रहा है? हाय अल्लाह, कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसी बातें करने आपको जरा से भी शर्म नहीं आती? खुदा से डरो। अच्छा, जब ऐसी हरकतें कर रही थी तो खुदा का डर नहीं लगा था? ऐसी कौन सी हरकत देखी आपने? अरे मैं क्या देखूंगा, मैं तो सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ ना, अपने काम में बिजी रहता हूँ। पर लोग तो हैं, मोहल्ला है, समाज है, लोग दबी जुबान से बातें करते हैं कि शबनम जब से खुश रहती है, जब से वो अनवर आया हुआ है। क्या खुश रहना गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है, पर बेवजह खुश रहना, नाजायज तरीके से खुश रहना, वो गुनाह है। इसमें कौन सा तुम्हें नाजायज तरीका दिखाई दिया? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है, वो बोल रहे हैं। मुझ पे शक कर रहे हो तुम? मुझसे ज्यादा उन पे विश्वास है। अगर ऐसी बात है तो अपने भाई को गाँव भेज दो। नहीं भेज सकता ना, नहीं भेज सकता, क्योंकि उसे यहाँ पे अम्मी जान ने भेजा है और मैं अम्मी जान का दिल दुखाना नहीं चाहता। तो फिर बिना वजह तुम दुखी रहो, मुझे क्या? साहब, अब उनके इस टॉपिक को लेकर रोज रोज झगड़े होने लगे, बहुत ज्यादा। ना तो साहब अनवर गांव जा रहा था, ना उसकी बीवी की जबान बंद हो रही थी, और ना ही शकील का शक दूर हो रहा था। अब साहब अनवर गांव जाता भी कैसे? गांव में उनकी बूढ़ी माँ है, उसको बुरा लग जाता। बस शकील में एक ही चीज अच्छी थी साहब, कि वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, बहुत प्यार करता था उसे। वो अपनी माँ का दिल दुखाना नहीं चाहता था, और इसी अच्छाई की वजह से साहब मैं कई बार ये छोटी मोटी बातें मैं माफ कर देता था, और जो झगड़ा होता था मैं भूल जाता था। मिस्टर शर्मा के बयान से पुलिस को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा, और न ही शकील और उसके छोटे भाई के बयान से। लेकिन हाँ, इस बयान से पुलिस को इतना फायदा जरूर हुआ कि उसे ये पता चल गया कि मिस्टर शर्मा और शकील के बीच जो लड़ाई हुई थी वो एक मामूली लड़ाई थी, और उस लड़ाई की वजह से कोई किसी की जान नहीं ले सकता था। अगर मिस्टर शर्मा ने शकील का खून नहीं किया तो ये खून कौन कर सकता है? क्या मिसेस शकील और शकील के छोटे भाई ने ये खून किया? क्या सचमुच उन दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता था जिसकी वजह से उन्हें शकील का खून करने पर मजबूर होना पड़ा? आइए देखते हैं। शबनम जी, आप ये बताइए कि शर्मा जी के अलावा आपको किसी और पर शक है जो शकील की हत्या कर सकता हो? जी नहीं सर। और आपका? मुझे भी नहीं। देखिए, जल्दीबाजी में जवाब देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स जो आपके आसपास हो, जिससे आपका संबंध हो या हो गया हो, जो नहीं होना चाहिए, और इसी संबंध के कारण आपके पति शकील की हत्या हुई। ऐसा क्या संबंध हो सकता है या हो गया हो? क्यों भाभी जान? पता नहीं सर, आपका इशारा किस संबंध की तरफ है? आपके पति बिजनेसमैन है, कोई फाइनेंसर, कोई इन्वेस्टर, कोई पार्टनर, स्टाफ, घर परिवार, या कोई दूर का रिश्तेदार? हमारे ध्यान में तो ऐसा कोई नहीं है सर। मतलब कि आप लोगों ने अच्छी तरह से सोच समझकर जवाब दे दिया है। जी हाँ सर। ठीक है, अगर मुझे बाद में पता चला या जरा सा भी एहसास हुआ कि आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला है, तो आप दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा।
क्योंकि कानून को झूठ बोलकर गुमराह करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। चलता हूं। समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, किस पे शक करूं, किसे गुनहगार समझूं, किसे पकड़ूं। यहीं सर। सर क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। तुम्हें तो पता है ना कमल कि शकील हत्याकांड में मैंने उसके भाई और भाभी से बहुत पूछताछ की, लेकिन उन दोनों में से मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि दोनों के बीच कोई संबंध है। या तो दोनों बहुत बड़े एक्टर हैं, या तो वाकई उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, आगे बढ़ने के रास्ते ही बंद हो गए। सर मेरी मां कहती थी कि जब कोई रास्ता ना नजर आए तो आदमी को फिर से वहीं चले जाना चाहिए जहां से उसने शुरुआत की थी, इससे रास्ता साफ मिल जाएगा। सर कभी कभी हम छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वही छोटी मोटी गलतियां किसी मंजिल की ओर इशारा करती हैं, या ये बोल सकते हैं कि वो मंजिल का एक रास्ता है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। एक काम करते हैं, हम भी वहीं वापस जाते हैं जहां से चलना शुरू किए थे। यस सर। होटल के मैनेजर के मुताबिक शकील ने बिजनेस मीटिंग के लिए रूम बुक किया था, लेकिन उस मीटिंग में कोई आया नहीं। लेकिन कोई तो आया होगा, तभी तो उसने लोहे से वार किया था। यस सर। जाओ रॉड लेकर आओ। यस सर। इसमें कुछ मिट्टी सा और कुछ चिपका सा दिखाई दे रहा है। सर ये मिट्टी और कचरा तभी से लगा हुआ है जब से ये रॉड घटना स्थल पे मिली है। और ये देखो, इसके मुहाने पर ऐसा लगता है कि कुछ बंधा हुआ था, जैसे किसी चीज को डालकर उसे रस्सी से 5-7 बार लपेटा गया। क्या हो सकता है इसमें? सर पता नहीं। पता नहीं, तभी तो हम भटक रहे हैं। एक आदमी रिजॉर्ट में इतना बड़ा रॉड लेकर घुस जाता है और किसी को कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर अमर। सर फोन पे आपकी बात सुनकर मेरे मन में भी ये सवाल उठा कि कोई इतनी लंबी लोहे की रॉड लेकर रिजॉर्ट के अंदर आ गया और अंदर आने के बाद वो कमरे तक चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मगर ऐसा हुआ है। जी हुआ तो है। और इसीलिए हम आपके रिजॉर्ट में आपके सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए आए हैं। हो सकता है कि हमारे सवालों का जवाब वहीं से मिल जाए। जी आपका फोन आने पर ही मैंने सीसीटीवी फुटेज को लैपटॉप में ट्रांसफर कर दिया था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए। कमाल है सर, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। आगे देखो, ये क्या है? स्टॉप, रुको। इसे जूम करो। मैनेजर, तुम्हें नहीं लगता कि ये झाड़ू वाली के हाथ में जो बंबू है वो कुछ ज्यादा मोटा है? जी सर, लग तो रहा है। कौन है ये झाड़ू वाली? पता नहीं सर। कमाल है, ये कैसे मैनेज हो? अरे सर बात ऐसी नहीं है। एक्चुअली ये जैसा झाड़ू लगा रही है ये हमारे यहाँ यूज ही नहीं होता है। पक्का ये कर्मचारी मुझे नगर पालिका की लग रही है। तुम्हारे रिजॉर्ट में इस तरह का झाड़ू यूज नहीं होता है, शायद इसलिए किसी का इस पर ध्यान नहीं गया है। और कातिल इस झाड़ू के बम्बू में उस रॉड को छुपाकर इस रिजॉर्ट में ले आया। शायद वो शकील की हत्या पहले से करना चाहता था। इसका मतलब कि वो शकील का बहुत बड़ा दुश्मन रहा होगा जो उसकी हत्या करना चाहता था। लेकिन कौन कर सकता है?
सर इसकी शक्ल भी साफ नजर नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि ये सीसीटीवी कैमरे के रेंज से बहुत दूर है। इसका मतलब उसे सीसीटीवी कैमरे के रेंज के बारे में पूरी तरह से पता था। करेक्ट। और मुझे लगता है कि वो इस रिजॉर्ट के लोकेशन से अच्छी तरह से वाकिफ थी। ऐसी कौन हो सकती है? यही मैं सोच रहा हूं कि कौन, शकील का भाई, शकील की पत्नी, या शकील का पड़ोसी शर्मा। पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कातिल समझे तो किसे समझे, और पुलिस को कुछ समझ में आए भी तो कैसे, क्योंकि कातिल बहुत शातिर था। तभी तो एक ऐसा रिसॉर्ट जहां पर एक आम इंसान कुछ भी छुपाकर नहीं ले जा सकता, वहां पर कातिल न सिर्फ अपने साथ लोहे की रॉड छुपाकर ले जाता है, बल्कि उसी रॉड से शकील की हत्या भी करने में कामयाब होता है। इतने शातिर दिमाग वाला ये कातिल आखिर कौन था? शकील का पड़ोसी शर्मा, उसकी बीवी शबनम, या फिर उसका छोटा भाई अनवर? अभी इस बात का किसी को भी कोई पता नहीं है, न ही पुलिस को, न ही मुझे, और न ही आपको। लेकिन इसका पता बहुत ही जल्द चलेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से अपने आप को बहुत दिनों तक नहीं बचा सकता। और बचाएगा भी कैसे, इसका पता चलेगा आपको हमारी इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की हमारी इस कहानी दोस्ती, प्यार और धोखा के दूसरे और अंतिम भाग में स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से एक रॉड से मारकर शकील की हत्या कर दी जाती है और हत्यारे का कोई भी पता नहीं चलता है। लेकिन तफ्तीश के बाद पुलिस को इस बात का एहसास जरूर हो जाता है कि हत्यारा जो कोई भी है वो बहुत ही शातिर है। पुलिस को बार बार शक होता है शकील की बीवी पर, शकील के छोटे भाई पर और उसके पड़ोसी मिस्टर शर्मा पर। लेकिन वो शख्स कौन था जो सफाई वाला बनकर अपने झाड़ू के बम्बू में लोहे की रॉड छुपाकर जाता है और चुपचाप शकील की हत्या कर देता है? इतना जबरदस्त प्लानर आखिर कौन था? आइए देखते हैं। सर ये वाली फुटेज है। इंस्पेक्टर साहब, अरे अनवर मियां, कहिए कैसे आना हुआ? मेरी भाईजान की कार गायब है। कमाल है, आपके भाई की इतनी बड़ी कार गायब हो गई और आपको आज पता चला है? यह बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, अक्सर भाईजान अपनी कार ऑफिस में ही पार्क करके चले आया करते थे, इसलिए हमारा ध्यान नहीं गया। और आज सवेरे जब मैं उनके ऑफिस गया तो उनकी वहां पे कार नहीं थी। ठीक है, आप अपने कार का नंबर लिखवा दीजिए, जैसा भी होगा मैं पता करके बताऊंगा। ओके। और सुनिए एक मिनट। अच्छा अनवर मियां, ये बताइए कि कोई ऐसी बात जो आप अपने भाभी के सामने ना बताना चाहें? ऐसी कौन सी बात इंस्पेक्टर साहब? नहीं, कुछ तो होगा। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप नंबर लिखवा दीजिए। जी। सुनो। यस सर। शकील मर्डर केस से लेकर आज तक का यस सर। जितने भी सिग्नल पर लगे सीसीटीवी फुटेज हैं उनको निकलवाओ। जी सर। वो कार हत्या वाले दिन से लेकर और आज तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोड से गुजरी जरूर होगी। यस सर। जाओ। सर ये देखिए, ये उसी नंबर की गाड़ी है सर। जरा जूम करो। एक मिनट सर, ये देखिए सर, इस बार लग रहा है कि हमारी कोशिश जरूर रंग लाएगी। ये देखिए सर, और सर उसी होटल से 2 किलोमीटर दूर जो चौराहा है जहां से ये गाड़ी गुजरती हुई नजर आ रही। लेकिन सर इस गाड़ी को एक बुरखे वाली लेडी चला रही थी। बुरखे वाली? तो इसका मतलब यह है कि शकील का मर्डर उसकी बीवी ने किया है। मिस्टर शबनम शकील, यू आर अंडर अरेस्ट। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको आपके पति की हत्या के शक के बिना पर गिरफ्तार किया जाता है। संगीता, ले चलो इन्हें। ऐसे कैसे ले चलिए? मैं कोई चोर उचक्की हूँ? आप आए और गिरफ्तार कर लिए? वही तो, भैया नहीं है तो क्या, आप मेरी भाभी को नहीं ले जा सकते जब तक मैं इनके साथ हूँ। अच्छा, तो तू भी चल। कमल, ले चलो इसे, हमारे काम में रोड़ा अटकाने के जुर्म में। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी ड्यूटी
चलो पुलिस स्टेशन, वहीं पर तुम्हारी भी सुनेंगे और अपनी भी सुनाएंगे। ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। हाँ तो मिस्टर शकील, आपने मिस्टर शकील की हत्या क्यों की? ये क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा खुदा से तो डरिए। क्या तुम लोग अपराध करते समय खुदा से डरे थे? क्या मतलब ये है कि शकील की बॉडी मिलने से लेकर अब तक जो भी बयान मिले हैं उससे यही साफ जाहिर होता है कि आप दोनों के कोई संबंध थे, और इसी बात को लेकर शकील आपसे नाराज थे और रातों को शकील का आपसे झगड़ा भी हुआ था। क्या ये झूठ है? हाँ, ये सच है, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। जितना पूछूं उतना ही जवाब दो। अब ये बताओ कि हत्या के दिन तुम दोनों कहाँ थे? अपने घर पर। कोई सबूत? अपने घर पे होने का कोई क्या सबूत दे सकता है सर? लेकिन मैं शकील के हत्या के दिन शबनम का उनके पास रहने का सबूत दे सकता हूँ। मेरा? ऐसे हो ही नहीं सकता, जबकि मैं वहाँ थी ही नहीं, तो आप सबूत कहाँ से देंगे? शकील की हत्या करके जो महिला उनकी कार लेकर भागी थी उसने भी बुर्का पहन रखा था। अब ये मत कहिएगा कि आप बुर्का नहीं पहनती हैं। बुर्का पहनने से कोई कातिल हो जाता है क्या? क्योंकि जिसकी हत्या हुई है तुम उसकी बीवी हो, तुम बुर्का पहनती हो, कार भी ड्राइव कर सकती हो, तुम उनके बारे में सब कुछ जानती हो, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और इसी का तुमने फायदा उठाया होगा। ये झूठ है सर। तुम बार बार बीच में बोल रहे हो। कमल, इसे लेके जाओ। अरे अरे, ये क्या? हाँ शबनम, अब बताइए सच क्या है? सच यही है कि मैं बेकसूर हूँ। मैंने अपने पति की हत्या नहीं की है, बल्कि मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। क्या ये सच नहीं है कि आपका आपके देवर के साथ कुछ? शी, इतना घिनौना इल्जाम लगाते आपको शर्म नहीं आती? ये इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, आपके पड़ोसी लोग कहते हैं। पड़ोसियों का क्या है? वो तो अपने खुद के घर का देखते नहीं और अड़ोस पड़ोस की बुराई करते फिरते। एक बात जान लीजिए शबनम जी, बिना आग के धुआं नहीं होता है। कभी कभी कुछ सच नहीं होता पर सच की तरह दिखाई देता है, और जब सच की तरह दिखाई देता है तो लोग ऐसी ही बातें करते हैं। खैर, संगीता, जी सर। मैडम को पानी पिलाना। मिस्टर अनवर, बहुत झूठ बोल चुके तुम। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम्हारी भाभी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। कैसा अपराध? यही कि तुम दोनों के बीच में कोई नाजायज संबंध था। क्या? हाँ, तुमने और तुम्हारी भाभी ने मिलकर शकील का खून किया है। ये झूठ है। मैं मेरी भाभी को माँ के समान मानता हूँ, लेकिन वो मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाएगी तो उसका गला काटने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। वैसे ही जैसे तुमने अपने बड़े भाई का किया था। हमने अपने बड़े भाई को नहीं मारा। तो फिर तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे मोहल्ले वाले तुम्हारे और तुम्हारे भाभी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये तो आज तक हम भी समझ नहीं पाए। संगीता, जी सर। उन दोनों को लेके आओ। यार, फिर से एक चैलेंज आ गई कि अगर शकील की बीवी वो कार नहीं चला रही थी तो वो बुरखे वाली औरत कौन थी? माफ कीजिएगा शबनम जी, किसी औरत के साथ ऐसी बातें करना उसके अहम को ठेस पहुंचाना होता है, लेकिन क्या करें, हमारी ड्यूटी ही ऐसी है। हमें अपने रिश्तेदारों पर भी शक करना पड़ता है। खैर, कोई बात नहीं। अच्छा, ये देखिए, इसे पहचानती हैं आप? कहीं देखा हो? नहीं सर, मैंने इन्हें कहीं नहीं देखा है। ठीक है, आप जा सकती हैं। शुक्रिया सर। हेलो, कमल यादव स्पीकिंग। जी सर, जी ओके सर। कंट्रोल रूम से फोन आया था कि शकील का मोबाइल अभी अभी नई सिम के साथ ऑन हुआ है, जिसका नंबर नरेंद्र यादव के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है। नरेंद्र यादव? कौन है? दरवाजा खोलो। कौन आ जाता है यार? अबे भागता किधर है? ये सब मेरी बात तो सुनिए साहब। सुनेंगे। चल थाने पे चल के सुनेंगे। चल।
मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। झूठ बोल रहा है? हाँ? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। मैंने तो खाली जान से मारने की धमकी दी थी साहब। उसका खून कैसे हुआ, किसने किया, मुझे नहीं मालूम साहब। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका खून हुआ कब। कल शाम को। कल शाम को? लेकिन साहब मेरा उसका झगड़ा तो आज सुबह हुआ था और मैंने उसे जान से मारने की धमकी भी आज ही दी थी साहब। किसे? मेरे दोस्त सूरज को साहब। अबे मैं सूरज की नहीं, शकील की बात कर रहा हूँ। शकील? कौन शकील साहब? शकील वही है जिसकी तूने हत्या की है। साहब शकील नाम के शख्स को तो मैं जानता भी नहीं हूँ साहब। मैं तो पहली बार आपके मुंह से इसका नाम सुन रहा हूँ। तो फिर शकील का मोबाइल तेरे पास कहाँ से आया? मेरा मोबाइल? हाँ तेरा मोबाइल। साहब वो तो मैंने एक लड़की से खरीदा है। लड़की से? हाँ साहब, उसने मुझसे कहा कि उसके पास पैसे नहीं है और उसे गांव जाना है। तो मैंने देखा कि 15,000 का मोबाइल 5,000 में मिल रहा है, इसीलिए ले लिया साहब। सर, लगता है ये लड़की बहुत ही शातिर है। इसने बड़े ही आइडिया से शकील का भी मर्डर किया ताकि किसी को शक ना हो, और इसे भी मोबाइल बेचा ताकि इसको शक ना हो सके कि ये मोबाइल चोरी का है। खैर, इसको लेकर जाओ और उस लड़की का स्केच बनवाओ। उस लड़की के स्केच से हमें कोई सुराग मिल सकता है। इस स्केच को देखिए, क्या आप दोनों इस लड़की को पहचानते हो? नहीं सर। जल्दबाजी मत कीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। हो सकता है आपने कभी इसको यहाँ आते जाते देखा हो। नहीं सर, हमारी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। अगर इसे देखा होता तो याद जरूर आ जाता। ठीक है। पुलिस शकील के घर में सबूत तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस शकील की बीवी और उसके भाई को लेकर शकील के ऑफिस पहुंचती है, जहां पर उसे शकील के फ्रेंड्स बुक में उस लड़की की फोटो मिल जाती है। पुलिस इन दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स देखती है और इंस्पेक्टर ये कहता है कि किसी भी इंसान के देश भर में कितने ही फ्रेंड्स क्यों ना हो, लेकिन उसके सबसे ज्यादा फ्रेंड्स उसके आसपास के अपने एरिया के होते हैं। क्योंकि एक इंसान जब फ्रेंड्स बुक पर अपनी कोई फोटो डालता है तो उसके बारे में लाइक और कमेंट सुनना उसको अच्छा लगता है। और इसी फ्रेंड्स बुक को सबूत बनाकर पुलिस शकील के घर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में पहुंचती। अरे सुनो, इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं। तो फिर चलो ना, कल मिलते हैं। ये तो किसी लड़की की आवाज है। कहाँ? क्या कोई होटल का रूम या बंगलो में? ये तो वही लड़की है। मुझे भी ऐसे लगता है सर। लगता है फोन पर नया मुर्गा फंसा रही है। तो फिर कल मिलोगे ना, जहाँ पे सिर्फ मैं और तुम रहे? तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। और वैसे भी जेल में मोबाइल काम नहीं करता है। छोड़ दीजिए, बता, छोड़ दीजिए मुझे। क्यों मारा? बोल। मैंने नहीं मारा, बताती हूँ। बता। मैं शकील की हत्या नहीं करना चाहती थी, मुझे उसे मजबूरी में मारना पड़ा। कैसे मजबूरी? शकील के जैसे और भी मर्दों के साथ मेरा अफेयर रह चुका है। उन्हें मैं फ्रेंड्स बुक में से फ्रेंड्स बना के फ्लर्ट करती थी और उसके बाद मेरा अफेयर हो जाता था वो लोग के साथ। और फिर अपना गरीबी का रोना रो के उन्हीं के नाम से उनसे सिम खरीदवा लेती थी। कितनी अच्छी चीज है ना ये फेसबुक। तुम कहाँ, मैं कहाँ, और आज ऐसे मिल गए। हाँ, और मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही मिलते रहें। जरूर, पर मैं तो तुम्हारे जैसे अमीर नहीं हूँ, कैसे तुमसे रोज मिल सकूं? अच्छा, तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो जिसमें
तुम्हारा भी फायदा है। मेरा फायदा होगा तो नहीं, काम वो बोलो जिसमें तुम्हारा भी फायदा। अरे मतलब दोनों का फायदा है। क्या? तुम मुझे एक सिम लेके दे सकते हो जिसमें सिर्फ मैं तुमसे बात कर सकूं और किसी से नहीं। बस इतनी छोटी सी बात। आजकल सिम तो 150 में जाने कितने मिल जाते हैं। मांगना ही था ना, कोई बड़ी चीज मांगती। वो तो ले ही लिया है ना, तुम्हारा दिल। ठीक है, तो कल तुम्हें सिम मिल जाएगा। और तुम कुछ कह रही थी कि मेरा फायदा भी होगा, मतलब? देखो, अक्सर जो शादीशुदा मर्द अफेयर करते हैं ना, वो लोग अपने गर्लफ्रेंड के नंबर डिलीट कर देते हैं कॉल लिस्ट से। और अगर तुम भूल गए डिलीट करना तो तुम्हारी बीवी देखेगी और फिर गुस्सा करेगी, झमेला होगा तुम्हारे साथ। पर सोचो, अगर तुम अपने ही नाम से मुझे सिम देते हो तो फिर मैं तुम्हें दिन में 50 बार कॉल करूं और तुम्हारी बीवी अगर देखे भी तो तुम सोचो, कौन बीवी इतना दिमाग लगाएगी कि तुम्हारे ही नंबर से कॉल आया है। और इसी तरह हमारा अफेयर भी चलते रहेगा और तुम्हारे साथ तुम्हारा बीवी का झमेला भी नहीं होगा। समझे? वाह क्या बात है। सच में ना, तुमसे मिलके और तुमसे प्यार करके मैंने कोई गलती नहीं की। ओह, अब समझ गया मैं कि शकील के मोबाइल में सारे नंबर उसी के नाम से क्यों थे। और हम लोग समझ रहे थे कि वो साइको है जो अपने से बात करता है। इसीलिए किसी भी शादीशुदा मर्द के साथ संबंध रखने से पहले यही मेरा फर्स्ट स्टेप होता था। अफेयर के कुछ दिन बाद ही उन्हें मैं ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती थी, वरना उनकी बीवी को फोटो दिखा देने की धमकी देती थी और घर में बीवी के डर से कोई भी मुंह बोले रकम देने के लिए तैयार हो जाता था। ऐसे ही एक दिन मेरी मुलाकात शकील से हो गई और शकील को पटाने में मुझे कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि खुद वो बीवी से चोट खाया हुआ इंसान था। बीवी से मतलब उस बेवकूफ को शक था कि उसकी बीवी का अफेयर उसके छोटे भाई के साथ चल रहा है। इस शक की वजह से वो बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस गया। मगर मैंने पता किया कि उसकी बीवी पूरी साफ है और ये उसका शक पूरा गलत है। अरे वो तो एक माँ बेटे का भी जो जानेंगे नहीं कि वो माँ बेटे हैं, उनको वो देख के भी शक करेंगे। लोगों की शक सुन के शकील खामोखा शक करते जा रहा था और टूट गया था पूरी तरह से। फिर भी तुमने उसे ब्लैकमेल किया होगा। उसे ब्लैकमेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो तो ऐसे ही पूरी जहां की दौलत मेरे पे लुटा रहा था। तो तुमने उसे मारा क्यों? सभी की तरह एक दिन हमारी दोस्ती जब गहरी हो गई तो फिर उसने मुझे होटल में बुलाया और मैं मिलने चली गई। हाय। हाय। क्या बात है, बहुत इंतजार करवाया तुमने सच में। अच्छा, मैं खुद बहुत बेचैन थी तुमसे मिलने के लिए, पर मुझसे ज्यादा नहीं। अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, प्यार कर रहे हैं आपको। आई लव यू रंजू। लव यू टू शकील। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक हो। बहुत ज्यादा प्यार है तुमसे। ये बार बार उधर क्यों देख रहे हैं? एक सेकंड शकील, रुको एक सेकंड। शकील, क्या हुआ रंजू? क्या है ये? तुम ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? अरे रंजू, ये हमारे प्यार की मेमोरी है। प्यार की मेमोरी? हाँ। प्यार की मेमोरी तो दिल में रहती है, दिमाग में रहती है। तुम उसको वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? रंजू तुम समझती नहीं हो, ये मैं करके अपनी बीवी को दिखा के चलाऊंगा और कुछ नहीं। अच्छा, इतनी सी बात है बस? तुम अपनी बीवी को जलाने चाहते हो? तो सुनो, कल तुम एक होटल में अच्छी सी स्वीट रूम बुक करो, ठीक है? तो मैं बहुत अच्छे से ड्रेस होके आऊंगी और तुम्हें मैं इतना प्यार करूंगी ना, तुम्हारी बीवी देख के जो जल जाएगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। सच में ना?
बिल्कुल सच। तो चलो फिर। उस दिन तो मैंने उसे समझा दिया, फोन करके मना भी करना चाहती थी, पर वो नहीं माना। उसे तो हमारा रोमांटिक वीडियो चाहिए था। कहाँ दूसरे पति सब डरते थे कि किसी लड़की के साथ वीडियो आ जाएगा तो फिर वाइफ झमेला करेगी, और ये थे कि इनको खुद से रोमांटिक वीडियो चाहिए था। उसे ना समझ से देखकर मुझे बड़ी मुसीबत लगने लगी, और मैंने इस मुसीबत से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का ठान लिया था। और उसने जब होटल में रूम बुक किया तो फिर मैं वहाँ पे एक लोहे का रॉड को झाड़ू में बांध के फिर सफाई करते हुए उसके रूम तक पहुँच गई। रंजू, फिर उस रिसोर्ट के कुछ दूर बाहर ही उसकी कार थी जो मैं लेकर भाग गई। मैंने उस रिसोर्ट के सीसीटीवी कैमरा से अपने आप को पूरी तरह बचा लिया था, और मैंने ही उसे होटल के कुछ दूर बाहर कार पार्क करने के लिए कहा था ताकि कोई मुझे ना देख सके। यहाँ पर दो गुनाह हुए। पहला रंजना से जो जानबूझकर किया गया, और दूसरा शकील से जो गुनाह अनजाने में हुआ। लोगों के द्वारा बनी बनाई बातें सुनकर अपनी बीवी पर शक करके वो पहले ही गलत रास्ते पर चला गया और अपनी बीवी को छोड़कर किसी और से प्यार करने लगा। पर क्या करें दोस्तों, प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है। जिंदगी बिताएं प्यार में, लेकिन रहें प्यार में सावधान। इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद।